बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लीबिया से यूनान जाने वाली तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई है, जिसमें 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। FIA के मुताबिक 4 जाँ बहक पाकिस्तानियों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और एक गुजरांवाला का रिहायशी था। हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। FIA के मुताबिक तारकीन वतन की कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। और कोरंगी क्रीक में आज सुबह खुद बुझ जाने वाली आग दोबारा भड़का दी गई। 28 मार्च को लगने वाली आग आज गैस का खराज कम होने की वजह से खुद ब खुद बुझ गई थी। CEO पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड सिकंदर मेमन ने कहा कि आग की जगह पर ज़ेरे ज़मीन अब भी गैस मौजूद है, जिसे जलाकर ख़त्म किया जाएगा। जब तक गैस मौजूद है, इंसानी जानों को नुकसान पहुंचने का ख़तरा मौजूद रहेगा। शहरी एहतियात करें। गैस सैंपल्स की तफसीली स्टडी होगी। फिलवक्त ये महज कयास आराइयाँ हैं कि गैस थर्मोजेनिक है या बायोजेनिक। अभी भी गैस मौजूद है और इतने क्वांटिटी उसकी है कि दैट टू बी डेंजरस फॉर द सराउंडिंग एरिया। तो इसलिए आप इसको फुल प्लान जो आपने बनाया है कि इसको आप फ्लेयर आउट करेंगे, जलाएंगे एंड देन यू विल बी प्लगिंग द होल। राइट, उसको जलाएंगे और जो प्लान होगा, जो हमारा प्रोसीजर होगा कि कैसे उसको हम एक्सटिंग्विश करें, तब तक ये जलती रहनी चाहिए। और ये उसके बाद पहले तो जलाने के बाद देखेंगे कि फ्लेयर जो है वो कितना बड़ा है। देखिए, पानी जब ऊपर से आता है, एक जगह पानी का अगर स्लग बहुत लंबा और ज़्यादा आ गया तो उसने आग को अभी बुझा दिया है, लेकिन गैस अभी भी है। तो ये जो फ्लो है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। कभी हम कहते हैं ये 80% है, 20% है, 30%, तो ये चलता रहेगा जब तक गैस बंद नहीं हो जाती। वो हमारा टारगेट है कि गैस बंद हो, तब तक जो है। और फिर ये स्मेल भी है, आप देख रहे हैं, तो बेहतर है इससे जो है ना आप दूर रहें। इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए नज़दीक ना जाएं। एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है जो मेंटेन करें। अगर पता नहीं है तो बात करें और इसको समझने की कोशिश करें। क्या ये कोई ज़ख़ीरा है? जैसे पहले आपसे बताया था कि हो सकता है, मतलब इस हवाले से भी तक कोई ऐसे। देखिए, सबसे पहले जो सैंपल्स आपने पहले लिए थे उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कौन सी गैस है? मैं गुजारिश ये करूँ, ये स्टडीज़ होती हैं बड़ी लंबी चौड़ी किस्म की, जिसमें प्रेशर, ड्रिलिंग, लॉक्स देने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। उसके बाद एक असेसमेंट होती है। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जी गैस है, और गैस अभी जो है उसका एक हैज़र्ड है। उस हैज़र्ड से हमने कैसे बचना है अभी। फिर सेकंड फेज़ उसका ये है कि हम डिटेल में जाएंगे। स्पेकुलेशन है कि ये बायोजेनिक है, ये थर्मोजेनिक है, ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द डे है कि अभी इसको 19 दिन 20 दिन हो गए हैं, स्टिल इट इज़ ऑन गोइंग, गैस है। तो जब तक ये गैस ज़ीरो नहीं हो जाती, वो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि इसको जो है उस पर ले आएँ। और ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम भी हमारे, वो भी इन्फॉर्म्ड हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। पेट्रोलियम सेक्रेटरी साहब हैं, MD PPL हैं, तो वी आर ऑल बिहाइंड इट। और पूरी हमारी जो टेक्निकल टीमें हैं, वी हैव बीन रियली वर्किंग। ये पब्लिक सेफ्टी का काम है, तो वी हैव बीन रियली डेडिकेटिंग। शेखपुरा में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर गुज़िश्ता शब मुसल्लह अफराद ने हमला किया है। रेस्टोरेंट के किचन में घुसकर की गई फायरिंग से एक शख्स भी जाँ बहक हो गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शेख सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। शेख सुहेल, बताइए, मुसल्लह अफराद का पता चल सका कौन थे? इब्तदाई तफ्तीश में क्या पता चला है? ये गैर मुल्की चेन का होटल शेखपुरा के आका चौक फैसलाबाद में बनाया गया था। 4 साल कबल किराए की इमारत में किराए की राजी हासिल की थी उन्होंने, जिसके बाद अब 3-4 रोज से इस होटल के बाहर फलस्तीनी मजलूमीन के साथ अज़ारे जलने के लिए मुजाहरे हो रहे थे। गुज़श्ता रात मुजाहरा नहीं हुआ, मगर अचानक 2 अफराद मोटरसाइकिलों पर आए और उन्होंने फायरिंग करके इस होटल के मुलाजिम आरफ उर्फ आसिफ नवाज को निशाना बनाया। उसकी शोल्डर पर गोली लगी जो उसकी मौत का बाइस बन गई। यानी आप ये कह रहे हैं शेख सुहेल, आप ये बता रहे हैं कि ये वो वाकयात नहीं है जो इन दिनों पेश आ रहे हैं, यानी कि ये कोई एहतजाज का वाकया नहीं था, घुसकर तोड़ नहीं की गई, बल्कि निशाना बनाया गया। कोई गुज़श्ता 3 रोज से एहतजाज हो रहा था, लेकिन जिस रोज कत्ल हुआ है वहाँ पर एहतजाजी प्रोग्राम नहीं हुआ। ये मरने वाला जो नौजवान है आरफ नवाज, इसका बुनियादी तौर पर तल्लुक आबादी कस्बा पीर महल से है। तो उसके वालिद पहले शेखपुरा में दूध पैक करने वाली एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। मोहम्मद नवाज जहाँ से रिटायर हो गए,
तो उनका बेटा इस चेन के होटल में मुलाजिम हो गया। ये लोग शेखुपुरा की आबादी खान कॉलोनी में आर्जी तौर पर कैंप वजीर थे। मरने वाले की शादी भी शेखुपुरा हुई थी, ना हो गए और घरेलू लड़ाई की बुनियाद इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख सुहेब। गुज़िश्ता रोज ऑपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जब अमरीकी वफ्द से मुलाकात में PTI के अरकान को दावत नहीं थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान अयाज सादिक ने बताया कि तीनों अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा कि इनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपसे मुलाकात हुई है अमेरिकन वफद की, क्या स्पेसिफिकली उन्होंने बानी चेयरमैन से मुलाकात का कोई मुतालबा किया या उनका कोई मामला उठाया आपके साथ? उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैटेगोरिकली कहा। मैंने तो आतिफ खान साहब को और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। और नाम ये कौन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है PTI के सेनेट में? शिबली फराज। अच्छा, वो नेशनल असेंबली के मेंबर तो नहीं है। मैंने तो नहीं इनको बुलाया। मैंने जो बुलाया था वो मैंने बुलाया था चेयरमैन PTI को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। एक नून से थे, एक पीपल्स पार्टी से थे जो यहाँ अवेलेबल थे, मुझे शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, मगर इसमें गौहर साहब को और आमिर डोगर साहब से। और मैं तो वो बात करता हूँ कि मुझे पता है ना कि ये कई दफ़ा ये चीज़ें आ जाती, तो मैंने एविडेंस भी रखा हुआ है, फ़ोन कॉल्स का भी एविडेंस है, व्हाट्सएप का भी एविडेंस है, वो सारा कुछ है, मेरे स्टाफ के पास भी है। और वो मगर मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर भी सियासत की। तो एक सवाल आपका भी मुसलसल पीछा कर रहा है। वो कौन सा? ये जो आए रोज ऐवान में आता है कि यहाँ से 10 अरकान को जो है वो जिस तरह अंधेरे में उठाया गया और आपने कहा था कि मैं सोचूंगा कि इस चेयर पे मुझे बैठना भी चाहिए या नहीं बैठना। तो मैंने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करा दी, हमें कोई एविडेंस नहीं मिल सका कि किसने उठाया है। हम इन्वेस्टिगेट जब करते हैं तो हमें मिले, मगर मैंने अपनी बाकी जिम्मेदारी जो मेरे बस में था वो तो मैंने पूरी की। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने पेशरफ्त रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में जमा करवा दी है। FIA के मुताबिक मुलजिम अरमगान के खिलाफ 2019 से 2025 के दौरान मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। अमीन अनवर नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन अनवर, आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि मुलजिम कॉल सेंटर के जरिए गैर मुल्कियों से फ्रॉड कर रहे थे और गैर कानूनी तरीके से रकम मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही थी। और मुलजिम से जेल में जब तफ्तीश की गई तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिले हैं। मुलजिम अरमगान ने मुलाजमीन के नाम पर 7 बैंक अकाउंट्स जो है वो खोल रखे थे जो इस्तेमाल कर रहा था और इन अकाउंट्स के जरिए 21 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है। मुलजिम ने जनवरी से सितंबर 2025 तक 15 करोड़ और 50 लाख रुपए की कीमती गाड़ियां खरीदी हैं और 11 करोड़ रुपए मालियत की 2 गाड़ियां बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 2 ऑफलाइन बिटकॉइन वॉलेट इस्तेमाल कर रहा था मुलजिम। और इसके अलावा 2 जो कंपनी हैं उनके बिटकॉइन वॉलेट जिसमें कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर हजारों मालियत के डॉलर हो सकते हैं, उनकी रिकवरी करनी है, उनके पासवर्ड मालूम करने हैं और मुलजिम से बेनामी ट्रांजैक्शन से मुतालिक भी तफ्तीश करनी है। तो मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 9 दिन की तौसीक की दरख्वास्त की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए मुलजिम अरमान को 24 अप्रैल तक के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर आपका। अहम तरीन खबर आपको देंगे। वजारत कानून ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने 11 अप्रैल को जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट तकर्री की मंजूरी दी थी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सलमान सफदर समेत 6 अफराद बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे यूनियन शबीर डार। शबीर डार, किससे मुलाकात का दिन था, कौन आया कौन नहीं आया, क्या मामला है ये? जी वजी, आज बानी पीटीआई से उनकी फैमिली और वकला रहनुमाओं की मुलाकात का दिन है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर खान, सलमान सफदर, सलमान अकम राजा, दीगर वकला यहाँ अडयाला जेल पहुंचे हैं और बानी पीटीआई की जो बहनें हैं अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान और उनके कज़न हैं कासिम खान, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। ताहम सिर्फ 6 लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी गई है। जिन 6 लोगों को मुलाकात दी गई है उनमें फैसल चौधरी हैं, सलमान सफदर हैं, अली इमरान है, राय सलमान है, बैरिस्टर गौहर खान है और मुबशर मकसूद। लेकिन जब फैमिली से मुलाकात का दिन है शबीर, तो अलीमा खान साहिबा और दीगर फैमिली मेंबरान नहीं आए या उनका नाम नहीं दिया गया, ये मामला भी सुलझा दें। जी, फैमिली मेंबरान इस वक्त गोरखपुर नाके पर उनको रोका गया है, उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तीनों बहनें और इमरान खान के जो कज़न है कासिम खान, वो इस वक्त गोरखपुर नाके पर मौजूद है और यहाँ पुलिस भी नफरी मौजूद है, उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। ताहम जो लिस्ट दी गई थी अडयाला जेल इंतजामिया को गुज़श्ता रोज़, उस लिस्ट के मुताबिक सिर्फ 2 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान है और सलमान सफदर हैं। सलमान अकम राजा से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि लिस्ट के अलावा जो भी शख्स जो है अंदर जाएगा मुलाकात के लिए, वो पार्टी से मुनहरफ समझा जाएगा। और अब जो कि 4 लोग जो लिस्ट में नहीं थे वो अंदर चले गए हैं मुलाकात के लिए, जिसमें फैसल चौधरी हैं, अली इमरान है, राय सलमान है, मुबशर मकसूद आवान है। अब ये देखना है कि पार्टी का फैसला इन लोगों के मुतल्लिक क्या होगा। लेकिन इस एक आखिरी चीज हमें बता दें, जो सलमान अकरम राजा ने लिस्ट दी थी, क्या उसमें बहनों का नाम था अलीमा खान समेत, हाँ या नहीं? नहीं, यूजुअली जो फैमिली की मुलाकात होती है उसमें लिस्ट नहीं दी जाती है। जाहिर है उनकी 3 बहनें हैं और एक कजन उनके आते हैं, वो आते हैं, उनकी लिस्ट नहीं दी जाती है। जेल इंतजामिया को भी पता है, लेकिन जो फहरिस्त दी जाती है वो सिर्फ वकला की दी जाती है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जब कहा गया कि फैमिली को मिलवाना है हफ्ते में एक बार। जी हाँ, सलमान अकम राजा का यही कहना था कि अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। बहुत शुक्रिया शबीर डार आपका। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई अपनी आसानियों की राह में खुद सबसे बड़ी रुकावट हैं। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जैसे ही आसानी पैदा होने लगती है, इनका बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया बरस पड़ता है। बानी पीटीआई के लिए शायद आसानियां पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। ना हुकूमत रुकावट है, ना कोई इदारा रुकावट है। वो अपने लिए मुश्किलात में बड़े खुद कफील हैं। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया का, वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। कहीं आज़म सवाती हैं तो कहीं आरिफ अलवी कुछ और कह रहे हैं। तो यकजहती नहीं है, कोई यकसा सोच नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, बेतदबीरी है हर तरफ। जमातों पे ऊंच नीच आती रहती है। ANP के यहाँ कोई दर्जनों बंदे शहीद हो गए लियाकत बाग के अंदर 70 की दहाई में, वो लाशें उठा के चले गए। मुस्लिम लीग ने लाखों का एक जुलूस निकाला, मियाँ साहब ने जब निकाले गए किसी ने पत्थर भी नहीं फेंका GHQ की तरफ। तो ये जमात जो है, इसके तौर तरीके जो हैं वो सियासी जमातों वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवालात उठाए कि क्या पुलिस में IG कोई अपील सुनता है या SP कोई ट्रायल चलाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इस केस के बहुत गहरे असरात होंगे। FPLE केस पर इतनी दहाइयां गुजरने के बाद भी आज तक बहस हो रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस की फौज को हवालगी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जरिए की गई है। सिविलियंस को फौज की हिरासत में देना दुरुस्त था या गलत, ये एक अलहदा बहस है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल कल 30 मिनट में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया।